58 नामों की बीजेपी की तीसरी लिस्ट जारी की गई। सादुल शहर से गुरवीर सिंह बराड़, करणपुर से सुरेंद्र पाल सिंह, खाजूवाला से विश्वनाथ मेघवाल को मैदान में उतारा गया है। तो वहीं सरदारपुरा से महेंद्र सिंह राठौड़, टोंक से अजीत सिंह मेहता, केशवराय पाटन से चंद्रकांता मेघवाल, कुलायत से पूनम कंवर भाटी और सादुल शहर से सुमित्रा पूनिया पर दाव खेला है पार्टी ने। बसेड़ी से सुखराम कोली, नदबई से जगत सिंह, बयाना से बच्चू सिंह बंशीवाल, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से बन्नाराम मीणा, बहरोड से जसवंत सिंह यादव को मैदान में उतारा गया है। तो वहीं पिलानी की बात करें तो यहां से राजेश दहिया पर बीजेपी ने दाव खेला है। तो कुल 58 और प्रत्याशियों का ऐलान बीजेपी की तीसरी लिस्ट में, जिसकी सूची इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिनमें कई चौंकाने वाले नाम हैं तो कई ऐसे नाम भी शामिल हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में बीजेपी का दामन थामा था। 2 नाम ऐसे जिन्होंने कल ही बीजेपी की सदस्यता ली और आज उनके ऊपर बीजेपी ने दाव भी खेल दिया। तो सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी जिन लोगों को तुरंत पार्टी में पहुंचने के बाद मौका दे रही है, क्या उन नामों को लेकर भी बगावत के सुर उठेंगे? क्योंकि इससे पहले जो लिस्ट सामने आई थी, पहली और दूसरी लिस्ट की अगर बात करें तो उनमें भी कई ऐसे नाम शामिल किए गए थे जिन्होंने हाल फिलहाल में बीजेपी का दामन थामा था। जैसे ज्योति मिर्धा की बात करें तो जब वो बीजेपी में आई थी और उनको टिकट मिला था तो उन्हें लेकर भी विरोध हुआ था। ऐसे में माना जा रहा है कि कुछ और चेहरों को लेकर अब विरोध देखने को मिल सकता है। ग्राफिक्स के जरिए लगातार वो नाम आपको बता रहे हैं जिन पर आज बीजेपी ने दाव खेला है और 58 नामों का ऐलान बीजेपी के ओर से किया गया है। अब 18 नाम शेष बचे हुए हैं और देखना है कि इन नामों में किस तरीके से बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग करती है। और जो सबसे बड़ी बात इस लिस्ट में है वो ये है कि यहाँ पर मुस्लिम नाम एक भी नजर नहीं आ रहा है और ऐसे में माना जा रहा है कि हिंदू वोट के ध्रुवीकरण करने की कोशिश तीसरी लिस्ट के जरिए। हालांकि लगातार ये कहा जा रहा था कि एमपी वाला फॉर्मूला अपनाते हुए बीजेपी कई सांसदों को और केंद्रीय नेतृत्व को भी मैदान में उतार सकती है, लेकिन फिलहाल इस लिस्ट में ऐसा देखने को नहीं मिला है। कई युवा चेहरों पर भी बीजेपी ने दाव खेला है तो कई महिलाओं को भी शामिल किया गया। हालांकि महिलाओं को लेकर जो प्रतिशत माना जा रहा था उतना प्रतिशत इस लिस्ट में फिलहाल सामने नहीं आया है, क्योंकि लगातार बीजेपी ये दावा करती आ रही है कि हम महिला सशक्तिकरण में सबसे ज़्यादा फोकस्ड हैं। महिला शक्ति वंदन अधिनियम लाने के बाद से ही लगातार बीजेपी महिलाओं को आगे भी कर रही है, लेकिन फिलहाल इस लिस्ट में महिलाएं उतनी ज़्यादा नजर नहीं आई। तो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल का टिकट कट गया है, ये बड़ी बात इस लिस्ट में देखने को मिल रही है। कैलाश मेघवाल एक बड़ा चेहरा, दिग्गज नेता जिनका टिकट कटा और माना यह जा रहा है कि कैलाश मेघवाल का टिकट कटने से अब पार्टी में विरोध के सुर उठ सकते हैं। शाहपुरा से नए चेहरे को मैदान में उतारा गया, लाला राम बैरवा को टिकट दिया गया। तो इस लिस्ट में कुल 7 सिटिंग एमएलए को भी मौका मिला है। तो जो सिटिंग एमएलए हैं, वर्तमान में विधायक हैं, उन्हें दोबारा से मौका देते हुए पार्टी ने उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया है। बताते चले कि एक दिन पहले बीजेपी में आए दर्शन सिंह को भी टिकट दे दिया गया, जिनका लगातार हम जिक्र भी कर रहे हैं कि दर्शन सिंह जिन्होंने एक दिन पहले ही भाजपा का दामन थामा, उन्हें भी पार्टी ने टिकट थमा दिया। ऐसे में माना जा रहा है कि इन सीटों को लेकर कार्यकर्ता विरोध भी कर सकते हैं। वहीं सुभाष मिल को भी टिकट मिला है, उदयलाल डांगी को भी पार्टी ने टिकट दे दिया है। तो कुछ नेता ऐसे भी हैं जिन्होंने पिछले चुनाव में पार्टी से बगावत की थी, कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ते हुए बीजेपी को हार भी दे दिया था और इसके बावजूद जब वो बीजेपी में दोबारा से आए तो उन्हें पार्टी ने टिकट थमा दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि वो कार्यकर्ता, वो नेता, वो टिकटार्थी जो लगातार बीजेपी में थे, बीजेपी के लिए काम कर रहे थे, वो अब इन नामों को लेकर विरोध भी कर सकते हैं। तो लगातार वो लिस्ट आपको दिखा रहा है। कुल 58 नामों का ऐलान बीजेपी की ओर से कर दिया गया है, तीसरी लिस्ट जारी की गई है और अब इंतजार है चौथी लिस्ट का। हालांकि इसमें जो 18 नाम है उनमें कई नाम ऐसे हैं जो लगातार विवादित है और यही वजह है कि उन्हें लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं की जा रही हैं, मंथन किया जा रहा है। अब देखना है कि अगली लिस्ट बीजेपी की कब तक सामने आती है, क्योंकि 6 तारीख नॉमिनेशन का आखिरी तारीख है और इससे पहले अगर देखा जाए तो 5 तारीख तक सभी पार्टियों को सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना होगा। तो अब
देखना है कि बीजेपी की चौथी लिस्ट कब आती है और इसमें कौन कौन से फैक्टर्स देखने को मिलते हैं। फिलहाल अगर आज के तीसरी लिस्ट की बात करें तो कुछ नए चेहरों पर बीजेपी ने दांव खेला है। ये लिस्ट आपको दिखा रहे हैं लगातार। बीजेपी की तीसरी लिस्ट में कौन कौन से दिग्गजों के नाम शामिल किए गए हैं। हवा महल से बाल मुकुंद आचार्य को मैदान में उतारा गया है। धन सिंह रावत को बांसवाड़ा से, राजेंद्र मीणा को महुआ से, रतनलाल जलधारी को सीकर से टिकट दिया गया है। तो वहीं सुखराम कोहली को बसेड़ी से, सुभाष मील को खंडेला से टिकट मिला है और शंकर लाल शर्मा को दौसा से टिकट दिया गया है। गुरवीर सिंह बराड़ सादुल शहर से मैदान में उतारे गए हैं। अर्जुन लाल कपासन से, महेंद्र सिंह राठौड़ सरदारपुरा से, सरदारपुरा वो सीट जहां से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रत्याशी हैं। तो टोंक विधानसभा से सचिन पायलट के सामने बीजेपी के पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। मेहता से न्यूज़ 18 से बातचीत भी की गई और बातचीत में मेहता ने कहा कि ये 2018 का नहीं 2023 का चुनाव है। 18 में पीसीसी चीफ और मुख्यमंत्री के लिए चुनाव लड़ रहे थे। इस बार पायलट विधायक हैं और विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। 2018 का चुनाव नहीं है, 2023 का चुनाव है। जब वो मुख्यमंत्री का चेहरा थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, आज वो विधायक के रूप में टोंक के अंदर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं ने इस चुनौती को स्वीकार करा है और कार्यकर्ताओं ने संकल्पबद्ध है कि 2005 साल के इस वनवास को 2023 के अंदर हमारा कार्यकर्ता पुनः राम राज्य की स्थापना टोंक विधानसभा के अंदर करने जा रहा है। इसके नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का आभार और अभिनंदन करना चाहता हूँ। मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता पर तीसरी बार मुझ पर भरोसा करा है, दूसरी बार मुझे टिकट देकर तो वहीं 12 अटरू सीट से भाजपा ने सारिका सिंह को टिकट दिया है। टिकट मिलने के बाद सारिका सिंह बोली कि प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का आभार भी व्यक्त किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे आज के यहाँ 12 अटरू से प्रत्याशी के रूप में चुना है। तो मैं पहले तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो मैं शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करना चाहूँगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री पूर्व हमारी वसुंधरा राजे जी का भी आभार प्रकट करना चाहूँगी। हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद राजा दुष्यंत सिंह जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और हमारे 12 नगर की जो टीम है, जो हमारे जिले की टीम है, हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी जगदीश जी, हरगोविंद जी, भाई साहब चंद्र प्रकाश जी, विजय भानु जी, रामस्वरूप जी। जबकि श्रीगंगानगर की सादुल शहर सीट पर भाजपा ने प्रत्याशी घोषित किया। गुरवीर सिंह बराड़ को यहां से मैदान में उतारा गया है। गुरवीर सिंह बराड़ ने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। सुनिए। मैं शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझ पर फिर विश्वास जताया है और पार्टी को मैं पूरा भरोसा दिलाता हूं कि सादुल शहर में बड़ी जीत होगी। कांग्रेस की सरकार से लोग बुरी तरह त्रस्त हैं और भाजपा को जिताने के लिए, भाजपा की सरकार बनाने के लिए राजस्थान के पूरी जनता ने मन बना लिया है। और ये हमारा जो सबसे पहली विधानसभा है, यहाँ से भाजपा की शुरुआत होगी और जोरदार शुरुआत होगी। तो बीजेपी ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी की है। चित्तौड़गढ़ के बेगू से सुरेश धाकड़ को टिकट दिया गया है। सुरेश धाकड़ ने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद दिया। हमारे केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं। हमारे लोकप्रिय सांसद और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जी को भी धन्यवाद देता हूं। और भारतीय जनता पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। भय, भ्रष्टाचार, गुंडागिर्दी, उसको ख़त्म करने का पूरा प्रयास करूंगा। और मेवाड़ की पगड़ी को उन्हें छूने की कोशिश की, उसके पगड़ी को ठेस पहुँचाने की कोशिश करी। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस मेवाड़ की पगड़ी को मान सम्मान दिलाने का काम करूँगा। तो एक और बीजेपी ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी। कुल 58 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की 40 नामों की स्टार प्रचारकों की भी सूची जारी कर दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुल 40 नाम जो स्टार प्रचारक होंगे। राजस्थान के लिए स्टार प्रचारकों की जो सूची जारी की गई है, वो सूची इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कुछ बड़े नाम, दिग्गज नाम भी इसमें शामिल हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम इसमें शामिल है। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी से लेकर योगी आदित्यनाथ, यूपी के सीएम का नाम भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। वसुंधरा राजे पूर्व सीएम और इसके साथ साथ धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। शिवराज सिंह चौहान,
एमपी के सीएम हैं और पीयूष गोयल से लेकर अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री का नाम भी इस लिस्ट में शामिल किया गया। तो लगातार वो लिस्ट आपको दिखा रहा है। कुल 40 नाम जिन्हें बतौर स्टार प्रचारक उतारा गया है। बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर। उधर बांसवाड़ा विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मंत्री धन सिंह रावत को उम्मीदवार बनाया। इसे लेकर यहां से संभावित उम्मीदवार बताए जा रहे हकरू मैडा पार्टी कार्यालय में फूट फूट कर रो पड़े और अपना दुख और दर्द बयां किया। हकरू मैडा ने कहा कि मैंने पार्टी की 5 साल सेवा की। पिछले चुनाव में धन सिंह रावत पार्टी से बागी हो गए और उसने मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा और मुझे हरा दिया। ये हार मेरी नहीं, पार्टी की थी। कांग्रेस से बागी दौरा के उम्मीदवार महेंद्रजीत सिंह मालविया और धन सिंह रावत मिले हुए हैं। ऐसे में धन सिंह को टिकट मिलने के बाद हकरू मैडा ने चुनाव में उतरने की घोषणा कर दी है। बांसवाड़ा की जनता के लिए सुख दुख में खड़े रहे, कार्यकर्ताओं के लिए खड़े रहे, लेकिन जनता ने समय जो भी होगा करे, लेकिन मैं संगठित में क्या हुआ तेरे जो करेगा कर लिए गए हैं मुकुल वासनिक। ये वो नाम आपको बता रहे हैं जो 5 स्पेशल ऑब्जर्वर हैं। मुकुल वासनिक का नाम है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हैं, जितेंद्र सिंह को भी शामिल किया गया है और शक्ति सिंह गोहिल और जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। राजस्थान चुनाव के लिए कांग्रेस के ये स्पेशल ऑब्जर्वर हैं। तो राजस्थान कांग्रेस से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहा। अब चुनाव में बेहद कम वक्त रह गया, ऐसे में जिम्मेदारियां भी बांटी जा रही हैं। ये वो प्रेस रिलीज आपको दिखा रहे हैं जिसके माध्यम से 5 ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति की गई है। स्पेशल ऑब्जर्वर हैं, वो नाम भी लगातार आपको बता रहे हैं जिन्हें स्पेशल ऑब्जर्वर बनाया गया है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से। तो राजनीति में चुनाव के दौरान एक तरफ दल बदल का दौर चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ विरोध की चिंगारी सुलगने लगती है। ऐसा ही हो रहा है कांग्रेस में। हो सकता है सीएम गहलोत ने सियासी समीकरण साधने के लिए साध्वी अनादि सरस्वती को पार्टी में शामिल किया हो, लेकिन उनके इस फैसले का विरोध पार्टी के अंदर ही होने लगा है। इस रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस में अनादि सरस्वती पर तकरार। अजमेर में अनादि के नाम पर मचा संग्राम। एक तरफ सम्मान और दूसरी तरफ विरोध। पहली तस्वीर जयपुर कांग्रेस वॉर रूम की है, जहां सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी से किनारा कर कांग्रेस का दामन थामने वाली साध्वी अनादि सरस्वती का स्वागत किया। साध्वी अनादि भी कांग्रेस से सम्मान पाकर के गदगद नजर आई। हेमू कालानी के नाम आप देखते हैं कि जगह मूर्ति लगी हुई उनकी, जोधपुर में क्या भी है और जगह पे है, उनके परिवार से ताल्लुक रखती हैं और मुझे खुशी है कि उन्होंने स्वीकार किया है जो हालात देश के अंदर है बने हुए हैं। और साध्वी अनादि सरस्वती जी मानती है कि देश में प्रेम भाईचारा सद्भाव होना चाहिए, जैसे राहुल गांधी जी ने कहा था भारत जोड़ो यात्रा के अंदर। वही थीम देश की होगी तभी देश तरक्की करेगा। हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी दिन है और जिस विषय पे हम काम कर रहे हैं उस विषय को मैं बताना चाहूँगी, गहलोत साहब ने वास्तव में करने में नहीं, करने में विश्वास किया है, कहने में नहीं। कुछ लोग हैं जो कहने के धनी हैं, हम कहने के भी धनी हैं
और करने के भी धनी हैं। काम बोलता है। ऐसी चर्चा है कि कांग्रेस बीजेपी प्रत्याशी वासुदेव देवनानी को टक्कर देने के लिए अजमेर उत्तर से साध्वी अनादि को मैदान में उतार सकती है। लेकिन अनादि को पार्टी ज्वाइन कराते ही कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए। खुलेआम ऐलान किया गया कि अजमेर में उन्हें किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस सरकार के हमारे जो भी ऊपर के बैठे लोग हैं, उनको मालिक से सद्बुद्धि दे कि जो आदमी मेहनत कर रहा 5 साल से यहाँ, वो पैराशूट से लेके उसको टिकट देने की तैयारी हो रही है। इसी प्रकार उत्तर विधानसभा और पुष्कर विधानसभा में भी गलत आदमी को टिकट दिया, उत्तर विधानसभा में गलत आदमी को टिकट दे रहे हैं। अनादि सरस्वती को टिकट देती है कांग्रेस पार्टी, तो उसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। विरोध सिर्फ अजमेर कांग्रेस कार्यालय में ही नहीं हुआ, बल्कि केसरगंज स्थित शहर कार्यालय में भी पदाधिकारियों ने बैठक की, जिसमें अनादि सरस्वती को टिकट देने का विरोध किया गया। शीर्ष नेतृत्व को इस निर्णय को वापस लेना पड़ेगा, इस पर रिव्यू करा के और जो है किसी भी कार्यकर्ता को टिकट दें। महिला सिंधी चाहिए तो महिला सिंधी में हमारे अंदर है, हम हर समाज से हमारे कार्यकर्ता हैं, आप उनको दें पूरा सम्मान और उन्हें हम जिता के भेजेंगे। कांग्रेस में अगर इस तरह के लोगों को भेजा जाएगा तो हमारा जो समुदाय विशेष तो विरोध में है ही, इसका असर जो है अजमेर जिला ही नहीं पूरे राजस्थान में पड़ेगा और आगामी लोकसभा चुनाव तक में पड़ेगा। साध्वी अनादि सरस्वती अजमेर उत्तर सीट से टिकट चाहती थी, लेकिन बीजेपी से जब उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो वो कांग्रेस का हाथ थाम बैठी। लेकिन कांग्रेस में भी उनका विरोध हो रहा है। अब देखना यह है कि राजस्थान की लेडी योगी के नाम से मशहूर साध्वी सरस्वती का अजमेर उत्तर से टिकट पाने का सपना पूरा होता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो सियासत से जुड़ी कुछ और दिलचस्प खबरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। का ऐलान नहीं हुआ है, जिससे उनके समर्थक नाराज हैं। हवा महल से विधायक और जलदाय मंत्री महेश जोशी के समर्थकों ने टिकट कटने की आशंका को देखते हुए पीसीसी में जमकर हंगामा काटा। महेश जोशी की तरह ही जयपुर ग्रामीण की शाहपुरा विधानसभा सीट से कांग्रेस समर्थित निर्दलीय विधायक आलोक बेनीवाल को टिकट नहीं मिलने की आशंका के चलते उनके समर्थकों में मायूसी है। कांग्रेस के आला नेताओं के खिलाफ आलोक बेनीवाल के समर्थकों में रोष भी देखने को मिल रहा है। आलोक बेनीवाल की जगह किसी दूसरे दावेदार को टिकट देने की खबरों के बाद बड़ी संख्या में समर्थक पीसीसी कार्यालय के बाहर एकत्रित हो गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनका कहना है कि शाहपुरा से आलोक बेनीवाल के अलावा किसी और को टिकट दिया जाता है तो कांग्रेस के स्थानीय पदाधिकारी अपने पदों से इस्तीफा दे देंगे और कांग्रेस को चुनावों में हार का सामना करना पड़ेगा। विरोध की कुछ ऐसी ही तस्वीरें अजमेर से भी सामने आई। अजमेर दक्षिण से कांग्रेस ने द्रौपदी कोली को मैदान में उतारा तो पूर्व प्रत्याशी हेमंत भाटी के समर्थकों ने इसका विरोध करते हुए टिकट को बदलकर हेमंत भाटी को देने की मांग की। हम पार्टी को लेकर, कांग्रेस पार्टी से कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं है, कांग्रेस पार्टी को लेकर कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं है। नाराज है कैंडिडेट को लेकर के, जो एक कैंडिडेट हमारे ऊपर थोपा गया, हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको कैंडिडेट को बदलना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे हमें दिल्ली कूच करना पड़े, चाहे हमें जयपुर में धरना देना पड़े। कल इससे बड़ा आंदोलन अजमेर के धरती पे होगा। वहीं प्रदेश में कार्यकर्ताओं के बढ़ते हुए आक्रोश को देखते हुए कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर ने कहा कि पार्टी मजबूत है और इसीलिए सभी टिकट चाहते हैं, लेकिन पार्टी ने कई चरणों के अवलोकन के बाद ही टिकट दिए हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। राजस्थान में जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, हमारी स्थिति पूरी तरह से मजबूत है और शायद यही कारण है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उम्मीदवार होना चाहते थे, लेकिन ये संभव नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने जो हमारी प्रक्रिया है उससे गुजर कर तब हम लोगों ने फैसला किया। मतलब हम लोग कई प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसमें स्क्रीनिंग कमेटी होती है, जो हमारे ऑब्जर्वर होते हैं उनकी रिपोर्ट होती है, जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, सबके रिकमेंडेशन के बाद उनके कहने के बाद ही कुछ फैसला होता है।
वहीं बगावत के सुर बीजेपी में भी देखे जा रहे हैं, लेकिन सबसे अलग कहानी लाटपुरा विधानसभा सीट से देखने को मिल रही है। यहाँ से बीजेपी ने अभी टिकट का ऐलान नहीं किया है। इसके बावजूद पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत में बीजेपी से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। हालांकि इशारों ही इशारों में उन्होंने साफ कर दिया कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो वे जन भावना को ध्यान में रखते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। मैं क्षेत्र के लोगों की सेवा करता रहूं और करता रहूंगा, टिकट मिले या नहीं मिले। निर्दलीय लड़ेंगे? नहीं, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अभी मैंने फार्म जमा नहीं कराया, लेकिन जमा कराऊंगा। अब देखना होगा कि आने वाले समय में राजनीतिक दल अपनों को वक्त रहते मना पाते हैं कि नहीं। अगर उनकी नाराजगी बरकरार रहती है तो इसका खामियाजा उन्हें वोट की चोट के तौर पर देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बाबूलाल नागर से जुड़ी खबर है। बाबूलाल नागर की जुबान फिसल गई। नामांकन रैली में नागर से बड़ी गलती हो गई। सुखजिंदर रंधावा के संबोधन के दौरान ये वाकया हुआ, जहां नागर बोल गए कि कांग्रेस और अशोक गहलोत जिंदाबाद, सोनिया और राहुल गांधी मुर्दाबाद। हालांकि बाद में नागर ने बात को जरूर संभाल लिया। सुनिए। कांग्रेस बोलना है, कांग्रेस पार्टी और अशोक गहलोत जिंदाबाद, सोनिया गांधी राहुल गांधी मुर्दाबाद। अभी मत बोलो, आप सुनिए, सब लोग सुनिए। कांग्रेस बोलना है, कांग्रेस पार्टी और अशोक गहलोत जिंदाबाद, सोनिया गांधी राहुल गांधी मुर्दाबाद। अभी मत बोलो, आप सुनिए, सब लोग सुनिए। कांग्रेस बोलना है, कांग्रेस पार्टी और अशोक गहलोत जिंदाबाद, सोनिया गांधी राहुल गांधी मुर्दाबाद। अभी मत बोलो, आप सुनिए, सब लोग सुनिए। कांग्रेस बोलना है, कांग्रेस पार्टी और अशोक गहलोत जिंदाबाद, सोनिया गांधी राहुल गांधी मुर्दाबाद। अभी मत बोलो, आप सुनिए, सब लोग सुनिए। कांग्रेस तो बाबूलाल नागर को सुन रहे थे। ये वाकया तब हुआ जब सुखजिंदर सिंह रंधावा संबोधन कर रहे थे। इसी दौरान बाबूलाल नागर माइक लेकर पहुंचते हैं और बोल देते हैं कि कांग्रेस और अशोक गहलोत तो जिंदाबाद बोलते हैं, लेकिन सोनिया और राहुल गांधी मुर्दाबाद बोल देते हैं। जैसा कि अभी आपने बाबूलाल नागर को सुना, गलती से जुबान फिसलने पर उन्होंने सोनिया और राहुल गांधी को मुर्दाबाद बोल दिया। हालांकि स्थिति बाद में उन्होंने जरूर ठीक करने की कोशिश की। अभी मत बोलो, आप सुनिए, सब लोग सुनिए। कांग्रेस बोलना है, कांग्रेस पार्टी और अशोक गहलोत जिंदाबाद, सोनिया गांधी राहुल गांधी मुर्दाबाद। अभी मत बोलो, आप सुनिए, सब लोग सुनिए। कांग्रेस बोलना है, कांग्रेस पार्टी और अशोक गहलोत जिंदाबाद, सोनिया गांधी राहुल गांधी मुर्दाबाद। अभी मत बोलो, आप सुनिए, सब लोग सुनिए। और यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। नहीं मिला टिकट, क्या निर्दलीय ठोकेंगे ताल? समर्थकों में नाराजगी, कैसे होगा बेड़ा पार? राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं। जो आज साथ हैं वो कल साथ हो ना हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं। और जो धुर विरोधी हैं वो कल एक हो जाएं तो इसमें भी कोई अचरज नहीं है। ऐसा ही कुछ इन दिनों देखने को मिल रहा है। राजस्थान के चुनावी समर में जो विधायक कल तक पार्टी के लिए तन मन से काम करने की बात करते थे, आज वो पार्टी के लिए ही सबसे बड़ी समस्या खड़ी कर रहे हैं। टिकट के प्रबल दावेदारों के तौर पर दावा करने वालों को जब टिकट नहीं मिला तो वो अब इस्तीफा दे रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि वो निर्दलीय भी ताल ठोक सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बसेड़ी से कांग्रेस विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा की। कांग्रेस की चौथी सूची आने के बाद जब बैरवा को टिकट नहीं मिला तो इन्होंने अपनी नाराजगी जताते हुए प्रदेश एसएससी आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। बैरवा ने टिकट कटने के बाद राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर टिकट कटवाने का आरोप भी लगाया। अपना दुख जाहिर करते हुए बैरवा ने यहाँ तक कह डाला कि मुझे ये कहना भारी पड़ गया
कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, जिसका गिफ्ट मेरा टिकट काट के मिला है। उन्होंने कहा कि राज्य में 20% आबादी वाले अनुसूचित जाति वर्ग की आवाज को दबाया जा रहा है। उन्होंने अपने कई काम गिनाते हुए उनकी ओर से चलाए जा रहे अभियानों को रोकने की भी बात कही। इसलिए मुझे दुख है और पीड़ा है, और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज 18-20% लोग हैं शेड्यूल कास्ट के, जिनकी भावनाओं को आहत पहुंची है, जिनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है कि आज ये टिकट केवल एक एमएलए का नहीं, एक अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का है। इस बात से पहले से इनको सोचना चाहिए, करना चाहिए, बात करनी चाहिए, ऊपर करनी चाहिए। 20% लोगों का जो तकलीफ है और दुख है, और वो भी बेचते हैं और मैं भी बेचता हूँ। इसलिए मैं इसको करते हुए मैं अपने जो अध्यक्षीय पद है अनुसूचित जाति आयोग का, उससे अपने इस्तीफा देने की पेशकश करता हूँ। कांग्रेस की 5 सूचियां जारी होने के बाद भी कई दिग्गजों के टिकटों का ऐलान नहीं हुआ है, जिससे उनके समर्थक नाराज हैं। हवा महल से विधायक और जलदाय मंत्री महेश जोशी के समर्थकों ने टिकट कटने की आशंका को देखते हुए पीसीसी में जमकर हंगामा काटा। महेश जोशी की तरह ही जयपुर ग्रामीण की शाहपुरा विधानसभा सीट से कांग्रेस समर्थित निर्दलीय विधायक आलोक बेनीवाल को टिकट नहीं मिलने की आशंका के चलते उनके समर्थकों में मायूसी है। कांग्रेस के आला नेताओं के खिलाफ आलोक बेनीवाल के समर्थकों में रोष भी देखने को मिल रहा है। आलोक बेनीवाल की जगह किसी दूसरे दावेदार को टिकट देने की खबरों के बाद बड़ी संख्या में समर्थक पीसीसी कार्यालय के बाहर एकत्रित हो गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनका कहना है कि शाहपुरा से आलोक बेनीवाल के अलावा किसी और को टिकट दिया जाता है तो कांग्रेस के स्थानीय पदाधिकारी अपने पदों से इस्तीफा दे देंगे और कांग्रेस को चुनावों में हार का सामना करना पड़ेगा। विरोध की कुछ ऐसी ही तस्वीरें अजमेर से भी सामने आई। अजमेर दक्षिण से कांग्रेस ने द्रौपदी कोली को मैदान में उतारा तो पूर्व प्रत्याशी हेमंत भाटी के समर्थकों ने इसका विरोध करते हुए टिकट को बदलकर हेमंत भाटी को देने की मांग की। हम पार्टी को लेकर, कांग्रेस पार्टी से कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं है, कांग्रेस पार्टी को लेकर कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं है, नाराज है कैंडिडेट। प्रदेश में 6 नवंबर तक नामांकन प्रक्रिया का दौर जारी रहेगा और इसी बीच हर दिन दिग्गज नामांकन कर रहे हैं। आज कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों के दिग्गजों ने नामांकन किया, लेकिन सबसे ज्यादा केंद्र में रहा बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का नामांकन। क्यों, देखिए। रन फॉर नामांकन, देरी से दौड़ भली। कलेक्टर कार्यालय तक नामांकन दाखिल करने के लिए दौड़ लगाते ये हैं बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, जिन्हें आमेर से बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। नामांकन होना था, लेकिन नेताजी सभा में बिजी हो गए और नामांकन के लिए देरी हो गई। ऐसे में वक्त पर नामांकन करने के लिए उन्होंने दौड़ लगाना ही मुनासिब समझा और नामांकन दाखिल करने के बाद राहत की सांस ली। आज मैंने भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया है। राजस्थान में प्रचार का सिलसिला भी शुरू हो गया। मुझे पूरा भरोसा है कि राजस्थान में सरकार बदलती है परसेप्शन से, जनधारणा से। जनधारणा कांग्रेस के विपरीत है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखती है। नामांकन के लिए दौड़ लगाते कांग्रेस उम्मीदवार मुरारी लाल मीणा भी नजर आए। दौसा से कांग्रेस प्रत्याशी मुरारी लाल समर्थकों के साथ दौड़ लगाते नजर आए और आखिर में कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचकर नॉमिनेशन फाइल की। नामांकन के इस दौर में बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर शैलेश ने भरतपुर की डी कुम्हेर विधानसभा सीट से नामांकन किया। इस दौरान प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी मौजूद रहे। पूरे 5 साल क्षेत्र में काम किया है। जो लोगों से बात हुई, चर्चा हुई, जो हमारे पास जानकारी है, इस बार भारी मतों से जीतेंगे और पूरे भारतीय जनता पार्टी के लिए एसेट के रूप में है। युवा हैं, तर्रार हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं और पूरी पार्टी ताकत से लगेगी और बड़े मार्जिन से जीतेंगे चुनाव।
फतेहपुर में बीजेपी प्रत्याशी श्रवण चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। उन्होंने दावा किया कि 3 दशक से इस सीट पर जीत का इंतजार कर रही बीजेपी इस बार जरूर फतेह करेगी। आप समझ सकते हैं फतेहपुर में नया एक कमल खिलने वाला है। 30 साल के बाद फतेहपुर कमल खिलेगा। पार्टी के उच्च अधिकारियों ने, मेरे उच्च नेताओं ने जो विश्वास कर मुझे भेजा, मेरे अपनों ने साबित कर दिया कि आज हाईकमान का फैसला सही है। लोग निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहते हैं। शेखावाटी में कांग्रेस का सूखा साफ होना तय है। वहीं बाली से बीजेपी प्रत्याशी पुष्पेंद्र सिंह बाली ने नामांकन किया, जिसमें राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी शामिल हुईं, जिन्होंने कांग्रेस पर जोरदार हमला भी बोला। और 120 करोड़ रुपए के कार्य हमारे समय में तो हो गए थे। 4 बाईपास का निर्माण आज तक नहीं हुआ है। क्यों भाई? किसी ने पूछा? नहीं पूछेंगे ही नहीं, क्योंकि इनको काम ही नहीं करना है। जो काम हम लोगों ने चालू किए थे वो वहीं रुक गए। जिस दिन सरकार गई उस दिन ताला लग गया। नामांकन के दौर में कुछ बागी भी पर्चा दाखिल कर रहे हैं। इसी कड़ी में राजसमंद जिले की कुंभलगढ़ सीट से बीजेपी के बागी नेता अनूप सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया है। मेरा विचार था कि पार्टी से टिकट मिलेगा, मैं लड़ूंगा पार्टी से, लेकिन शीर्ष नेतृत्व को पता नहीं, माननीय वर्तमान विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने और दिया कुमारी जी ने भ्रमित करके पार्टी के टिकट लाने में वो उन्होंने सफलता प्राप्त की है। मुझे लगा है लोग कुंभलगढ़ की जनता बड़ी त्रस्त है वर्तमान विधायक महोदय से, और मेरा मन और विचार किया है कि और लोगों से मेरे जो समर्थित है उन्होंने कहा है भाई आप फार्म भर दीजिए। मैंने निर्दलीय के रूप में फार्म भरा है। बात कांग्रेस की करें तो यहां करौली विधानसभा सीट पर वर्तमान विधायक लाखन सिंह मीणा ने नामांकन किया। इसके अलावा मदन लाल अग्रवाल ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन पर्चा दाखिल किया। मैंने यहां से करौली से विधायक प्रत्याशी के रूप में फार्म भरा है। कांग्रेस पार्टी से भरा है। कांग्रेस पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है। नामांकन के दौरान आचार संहिता की धज्जियां भी उड़ी। आरोप है कि कांग्रेस के बस्सी से प्रत्याशी लक्ष्मण मीणा नामांकन के दौरान बड़ी संख्या में समर्थक उपखंड कार्यालय में जबरन घुस गए और हंगामा भी किया। 25 नवंबर को राजस्थान के रण में 2-2 हाथ करने से पहले नेता नामांकन प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। इसमें कोई राहत के साथ पहुंच रहा है तो कोई आफत के, लेकिन ये सिलसिला 6 नवंबर तक यूं ही चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं रीट पेपर लीक मामले में ईडी ने आज गोविंद सिंह डोटासरा के दोनों बेटों को नोटिस जारी किया है। ईडी ने जहां अभिलाष को 7 नवंबर को तो वहीं अविनाश को 8 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। वहीं ईडी ने कांग्रेस प्रत्याशी ओम प्रकाश उल्ला के स्टाफ को भी नोटिस जारी किया है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में चुनावी माहौल के बीच ईडी की एंट्री को लेकर पहले ही काफी हो हल्ला रहा है। ईडी भी अपनी कार्रवाई को लगातार जारी रखे हुए है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव के बाद अब ईडी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के दोनों बेटों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। गोविंद सिंह डोटासरा के दोनों बेटों को ईडी ने पूछताछ के लिए नोटिस दिया है। दोनों को 7 और 8 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले ईडी ने 26 अक्टूबर को गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर छापे मारे थे। राजस्थान के रीट पेपर घोटाला मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 2 आरोपियों को पूछताछ के लिए ईडी मुख्यालय में बुलाया गया है। उन दोनों आरोपियों के नाम है अविनाश और अभिलाष। ये दोनों आरोपियों को 7 नवंबर और 8 नवंबर को पूछताछ के लिए यहाँ बुलाया गया है। और अब बात करते हैं कि आखिर इन दोनों आरोपियों का किस तरह से बड़े एक हस्ती के साथ में नाम है। तो जिस तरह से हमारे सूत्र बताते हैं कि ये दोनों आरोपी जो हैं वो गोविंद सिंह डोटासरा, जो राजस्थान कांग्रेस के काफी बड़े और चर्चित नेता के तौर पर जाने जाते हैं, उनके ये बेटे हैं। उनका नाम पिछले कुछ दिनों पहले एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आया था। उसके बाद इस मामले में जिस तरह से जांच एजेंसी ईडी के द्वारा
तकरीबन 1.5 दर्जन लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। 26 अक्टूबर को वो सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था और उसी सर्च ऑपरेशन के दौरान में कई महत्वपूर्ण सबूतों को, दस्तावेजों को और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को खंगाला गया और जब्त किया गया। और उस मामले में जब तफ्तीश की गई तो उसके बाद कई लोगों का नाम सामने आया और उसी मामले में अविनाश और अविनाश का नाम भी सामने आया, जो गोविंद सिंह डोटासरा के बेटे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा के शिक्षा मंत्री रहते हुए भर्ती परीक्षाओं के पेपर आउट होने के मामलों को लेकर ईडी ने उनके जयपुर और सीकर स्थित ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की थी। अतीत में थोड़ा और पीछे जाएं, तो इससे पहले ईडी ने सीकर के कलाम कोचिंग सेंटर पर भी छापेमारी कार्रवाई की थी। कलाम कोचिंग सेंटर से गोविंद सिंह डोटासरा के बेटे का नाम जुड़ा होने के आरोप लगे। हालांकि गोविंद सिंह डोटासरा सार्वजनिक रूप से ये कह चुके हैं कि कलाम कोचिंग सेंटर से उनका या उनके परिवार के किसी सदस्य का कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन डोटासरा के घर ईडी ने कार्रवाई की थी, उसी दिन कांग्रेस पार्टी के विधायक ओम प्रकाश हुड्डा के यहाँ भी सर्च ऑपरेशन चला और आज जब वो नामांकन के लिए रिटर्निंग अधिकारी के सामने नामांकन कर रहे थे, उसी दौरान ईडी का समन लेकर डाक विभाग के कर्मी भी कलेक्टर के दफ्तर पहुंच गए। ईडी का ये नोटिस ओम प्रकाश हुड्डा के गनमैन सहित 6 लोगों के लिए था। हुड्डा ने कहा कि ईडी के नोटिस का जवाब दिया जाएगा। कई शब्दों में निंदा करता हूँ। रहा सवाल ईडी का, नोटिस आया है, उसका जवाब देंगे। जो भी हमारे पास चीजें हैं उनको व्यवस्थित करने की काम करेंगे। और ईडी ने आज जो नोटिस दिया है अच्छी बात है, और भी नोटिस आएंगे। अभी तो मेरे सहायकों के नोटिस आएंगे, मुझको भी आएंगे। हो सकता है ये गिरफ्तार भी कर लें, चुनाव के पहले भी कर लें, चुनाव के बाद भी कर लें। जो भी करेंगे स्वीकार है। सीएम गहलोत ने ईडी की कार्रवाई पर कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता बनी रहनी चाहिए। आरोप प्रत्यारोप के बीच ईडी की कार्रवाई को लेकर भी राजनीति शुरू हो गई है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे इसकी आंच में सियासत का उबाल तय है। तो इस मामले में जांच एजेंसी ये जानना चाहती है और इस मामले को परखना चाहती है कि आखिर इन लोगों की भूमिका क्या थी और किस तरह से राजस्थान रीट पेपर मामले को अंजाम दिया गया था, किन किन आरोपियों के द्वारा अंजाम दिया गया था और किस तरह से आरोपियों के साथ ये कनेक्शन जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में जिस तरह से इस मामले पर तफ्तीश का दायरा लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, आने वाले वक्त में कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश गौतम के साथ शंकर आनंद, ईडी मुख्यालय, दिल्ली। और रुक लेते हैं बड़ी खबर का। बीकानेर से बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फिर से ईडी को लेकर तंज कसा है। ईडी, सीबीआई और आईटी विभाग का दुरुपयोग हो रहा है, ये बयान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से। गोविंद सिंह डोटासरा, वैभव गहलोत को भी समन भेजा गया, लेकिन जांच एजेंसियों को कुछ नहीं मिला। जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता बनी रहनी चाहिए, तो ये बयान आए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। ईडी, सीबीआई, इन तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। वो कह रहे हैं कि जांच तो बहुत जगह पर किए जाते हैं, लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं निकलता है। घर में रेड हुई, वैभव गहलोत को समन भेजा गया जी, बिना कोई केस के। केस भी नहीं है। उसके बाद में आप नोटिस भेज के बुला रहे हो ईडी के अंदर, अब उनके लड़कों को भेज दिया गया, तो चुनाव के अंदर डिस्टर्बेंस कैसे हो? इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ निकलने वाला भी नहीं है। केस है ही नहीं किसी के प्रति, ना डोटासरा के प्रति है, ना उनके बेटों के प्रति है, ना वैभव गहलोत के प्रति है। ये हो रहा मजाक हो रही है। और इसीलिए ईडी और इनकम टैक्स जो है और सीबीआई, हम चाहते हैं कि क्रेडिबिलिटी बनी रहे, बनी रहनी चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर। दुर्भाग्य से वो कम हो रही है और ये मानक क्षमताएं कम हो रही है। और यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। कैंडिडेट को बदलना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे हमें दिल्ली कूच करना पड़े, चाहे हमें जयपुर में धरना देना पड़े। कल इससे बड़ा आंदोलन अजमेर के धरती पे होगा।
वहीं प्रदेश में कार्यकर्ताओं के बढ़ते हुए आक्रोश को देखते हुए कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर ने कहा कि पार्टी मजबूत है और इसीलिए सभी टिकट चाहते हैं, लेकिन पार्टी ने कई चरणों के अवलोकन के बाद ही टिकट दिए हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। राजस्थान में जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, हमारी स्थिति पूरी तरह से मजबूत है और शायद यही कारण है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उम्मीदवार होना चाहते थे, लेकिन ये संभव नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने जो हमारी प्रक्रिया है उससे गुजर कर तब हम लोगों ने फैसला किया। मतलब हम लोग कई प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसमें स्क्रीनिंग कमेटी होती है, जो हमारे ऑब्जर्वर होते हैं उनकी रिपोर्ट होती है, जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, सबके रिकमेंडेशन के बाद उनके कहने के बाद ही कुछ फैसला होता है। वहीं बगावत के सुर बीजेपी में भी देखे जा रहे हैं, लेकिन सबसे अलग कहानी लाटपुरा विधानसभा सीट से देखने को मिल रही है। यहां से बीजेपी ने अभी टिकट का ऐलान नहीं किया है। इसके बावजूद पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत में बीजेपी से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। हालांकि इशारों ही इशारों में उन्होंने साफ कर दिया कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो वे जन भावना को ध्यान में रखते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। मैं क्षेत्र के लोगों की सेवा करता रहूं और करता रहूंगा, टिकट मिले या नहीं मिले। निर्दलीय लड़ेंगे। नहीं, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अभी मैंने फार्म जमा नहीं कराया, लेकिन जमा कराऊंगा। अब देखना होगा कि आने वाले समय में राजनीतिक दल अपनों को वक्त रहते मना पाते हैं कि नहीं। अगर उनकी नाराजगी बरकरार रहती है तो इसका खामियाजा उन्हें वोट की चोट के तौर पर देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। नहीं मिला टिकट, क्या निर्दलीय ठोकेंगे ताल? समर्थकों में नाराजगी, कैसे होगा बेड़ा पार? राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं। जो आज साथ हैं वो कल साथ हो ना हो इस बात की कोई गारंटी नहीं, और जो धुर विरोधी हैं वो कल एक हो जाएं तो इसमें भी कोई अचरज नहीं है। ऐसा ही कुछ इन दिनों देखने को मिल रहा है। राजस्थान के चुनावी समर में जो विधायक कल तक पार्टी के लिए तन मन से काम करने की बात करते थे, आज वो पार्टी के लिए ही सबसे बड़ी समस्या खड़ी कर रहे हैं। टिकट के प्रबल दावेदारों के तौर पर दावा करने वालों को जब टिकट नहीं मिला तो वो अब इस्तीफा दे रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि वो निर्दलीय भी ताल ठोक सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बसेड़ी से कांग्रेस विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा की। कांग्रेस की चौथी सूची आने के बाद जब बैरवा को टिकट ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डिसूजा ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजस्थान सरकार के काम को बेहतर बताया। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार ने घर की नारी को सम्मान देने का काम किया है। साथ ही नेटा डिसूजा ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। तकलीफ को कांग्रेस के सरकार ने राजस्थान के लोगों के लिए दूर किया है, और मैं गर्व के साथ कह सकती हूं कि पूरे देश में ये पहला प्रदेश है जिन्होंने राइट टू हेल्थ, राइट टू मेडिकल हेल्थ दिया है राजस्थान के लोगों को। पूरे देश में ये कहीं पे भी ये सुविधा नहीं है। 25 लाख के मेडिकल जो फैसिलिटीज एक परिवार के लिए, और 10 लाख तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, और मेडिकल फैसिलिटीज में ऑर्गन ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, हार्ट डिजीज, नी रिप्लेसमेंट, ये करने के लिए आपको नेक इरादे और दिल में लोगों के लिए प्यार रखना होगा, वरना।
उधर जयपुर में एसीबी की टीम ने ईडी के मणिपुर कार्यालय में तैनात अधिकारी नवल किशोर मीणा और उसके सहयोगी बाबूलाल को 15 लाख रुपए की घूस लेते गिरफ्तार किया। आरोप है कि मणिपुर में एक चिट फंड कंपनी के केस में सेटलमेंट करने और अन्य सुविधा देने के नाम पर आरोपी ईडी अधिकारी नवल किशोर ने 15 लाख रुपए की मांग की थी। पीड़ित ने एसीबी से इस बाबत शिकायत की थी, जिसके बाद अलवर के नीमराना में दोनों को ट्रैप कर लिया गया। इसके अलावा आरोपियों के ठिकानों पर एसीबी ने सर्च ऑपरेशन चला रखा है। उधर कोटा में एनआईए ने पीएफआई से जुड़े संदिग्धों के यहां छापे मारे हैं। एनआईए की टीम ने पूछताछ के लिए 2 युवकों को भी हिरासत में लिया। साथ ही कुछ संदिग्ध सामग्री भी एनआईए ने जब्त की है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार टेरर लिंक के इनपुट पर दिल्ली से एनआईए की टीम कोटा पहुंची थी। ये पहला मामला होगा, पहला मौका नहीं है जब एनआईए की टीम ने कोटा में छापे मार कार्रवाई की हो। इससे पहले भी एनआईए की टीम विज्ञान नगर, सांगोत, रामपुरा में छापे मार चुकी है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। भाजपा नेता संदीप दाइमा के विवादित बयान के बाद सिख समाज ने बयान को लेकर आपत्ति जताई थी और विरोध शुरू किया था। सिख समाज के विरोध के बाद संदीप दाइमा ने अपने बयान को लेकर माफी मांगी है। संदीप दाइमा ने कहा कि भाषण के दौरान उनसे गुरुद्वारा शब्द गलती से निकल गया, इसकी वजह से वो सिख समाज से माफी मांगते हैं। सिख समाज के द्वारा सनातन और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हमेशा काम किया है और इसके लिए गलत शब्द इस्तेमाल होने की वजह से माफी मांगता हूं। भाषण में मैं मस्जिद मदरसे की जगह गुरुद्वारे साहिब के बारे में कुछ गलत शब्दों का जो प्रयोग मेरे से गलती से हुआ है, मैं पूरे सिख समाज से मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे नहीं पता मेरे से कैसे गलती हुई है, और ऐसे सिख समाज की जिन्होंने हमेशा हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की हमेशा रक्षा की हो, ऐसे सिख समाज के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं ऐसी गलती कर भी सकता हूँ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।